स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम बात करेंगे मिल्क के बारे में। पिछली वीडियो में भी हमने मदर मिल्क के बारे में जाना था। मदर मिल्क में और अदर एनिमल्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है, मिल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं अधिक मात्रा में और क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बचे पार्ट यानी मिल्क जो है उसका बचा हुआ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दूध का जो कंपोजिशन है। और दूध का जो ये कंपोजिशन है इसमें जो तत्व हैं वो तो आपके सेम ही रहेंगे, पर इनकी मात्रा जो है अलग अलग होती जाएगी, मतलब किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं दूध के कंपोजिशन यानी संगठन के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले आपसे थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगी, बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ किसी की शादी है तो उसके सॉन्ग्स बज रहे हैं, तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी। इसी वजह से और कुछ मेरी हेल्थ का इशू भी था, तो इस वजह से मैं 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाई आज, लेकिन मुझे क्लास करनी ही थी, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये डिस्टर्बेंस जो है आपका ख़त्म कर सकूँ और साथ ही अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो चलिए जान लेते हैं जो दूध का कंपोजिशन है। दूध के अंदर ठोस और द्रव्य दोनों चीजें होती हैं, जैसे कि हमने ब्लड के अंदर भी देखा है। ब्लड में आप जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ब्लड जो है उसमें भी दोनों चीजें होती हैं, ठोस और द्रव्य दोनों चीजें होती हैं। उसी तरह से जो मिल्क है उसमें ठोस और द्रव्य दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो जो लिक्विड पोर्शन है आपका वो कितना होता है, 87.25% जो है आपका लिक्विड पदार्थ पाया जाता है। लिक्विड जो पोर्शन है वो कितना होगा, 87.25। आपका जो ठोस पार्ट है उसमें हमारे जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं वही आएंगे आपके सारे के सारे। तो इसमें जो प्रोटीन है वो होगा आपका 3.50%, आपका जो कार्बोज है वो होगा 4.80%। वहीं पर ये जो कार्बोज है वो 3.80% होगा, और साथ ही ये जो खनिज है, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स जो हैं वो आपके 0.65 होंगे। और वैसे आप जानते ही हैं कि दूध के अंदर आयरन और विटामिन सी इन दोनों की कमी होती है। ये सारी चीजें हम जानते हैं क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो खनिज लवण बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं खनिज की हमें बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है, और खनिज कितना है 0.65। ये सारा डेटा आपको अच्छे से लर्न करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली आपका प्रोटीन है, कार्बोज है, और साथ ही लिक्विड जो है आपका कई बार पूछा गया है कि लिक्विड कितना पाया जाता है दूध के अंदर, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार देख लीजिए, तरल पदार्थ यानी लिक्विड पोर्शन 87.25 होगा, आपका प्रोटीन है 3.50% होगा, कार्बोज 4.80% है, वसा जो है आपका 3.80%, और खनिज लवण जो है वो 0.65% होंगे। यहाँ पर जो आपको वसा दी हुई है 3.80, ये जो है हम अभी टाइप्स देखेंगे दूध के, तो उसमें अलग अलग होती है। जैसे कि आपका जो स्किम्ड मिल्क है, डबल टोन मिल्क जो है उसमें वसा बिल्कुल ही नहीं होगी, तो ये चीज आपको देख लेनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं दूध के टाइप्स के बारे में। कितने टाइप्स होते हैं दूध के, तो टाइप्स ऑफ मिल्क टोटल जो है 8 प्रकार के 8 टाइप के दूध होते हैं। टाइप्स से मेरा मतलब है दूध का वैसे दूध का निर्माण जो है हम जानते हैं, हम दुधारू जानवर से प्राप्त करते हैं, मदर मिल्क भी हम प्राप्त करते हैं, तो वो अलग अलग है। लेकिन दूध को जिस अलग अलग तरह से प्रोसेस किया जाता है, अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, उसके हिसाब से दूध के 8 प्रकार हैं। पहला है आपका संपूर्ण दुग्ध चूर्ण। इसमें आपका नेक्स्ट आपका वसा रहित, जो कि हमने अभी बात की थी कि वसा रहित जो होता है उसमें सबसे कम होता है, इसको हम स्किम्ड मिल्क भी कहते हैं। स्किम्ड मिल्क, इसको हम स्किम्ड मिल्क भी कहेंगे। और यहाँ पर आपका है परिष्कृत दूध है, नेक्स्ट आपका टोन्ड मिल्क है, फिर आपका खमीरीकृत है। परिष्कृत जो है इसे हम टोन्ड मिल्क भी कहते हैं। आपका हो गया कि उसमें से वसा बहुत ही कम कर दी जाएगी, और डबल टोन में तो बिल्कुल ही कम होगी। खमीरीकृत जो है वो आपका खमीरीकृत, जैसे कि हम जानते हैं खमीरीकृत फूड है, जैसे कि इडली है, इडली है, आपका डोसा है,
और आप अगर जलेबी वगैरह बनाते हैं तो उसको खमीरीकृत करके बनाते हैं, उसका जो है फर्मेंटेशन करके बनाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि खमीरीकृत जो फूड होता है वो बिल्कुल ही सुपाच्य होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये अलग अलग टाइप्स के जो मिल्क हैं उसके बारे में। तो आपने देख लिया ये संपूर्ण दुग्ध चूर्ण जो है इसमें वैसे लिखा हुआ आपका चूर्ण है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत नमी रहती है, नमी इसमें बरकरार रहती है। और इसका उपयोग दूध बच्चे के छोटे बच्चा जो होता है उसका आहार बनाने के लिए किया जाता है, बच्चे के आहार को बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें प्रोटीन आपका 2.58 यानी 2.58% होता है। संपूर्ण मिल्क जो होता है, संपूर्ण दुग्ध चूर्ण, ये थोड़ा सा इसमें नमी होती है। बच्चे शिशु का आहार, जो शिशु आहार खाते हैं, पोषक तत्व खाते हैं, मतलब शिशु का जो आहार बनाया जाता है उसे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वसा रहित या जो स्किम्ड मिल्क, जिसमें वसा बिल्कुल ही नहीं होगी, आपकी वसा मतलब थोड़ी बहुत होती है इसमें वसा 0.05 से लेकर 0.1 ग्राम तक होती है। नेक्स्ट आपका परिष्कृत दूध है या टोन मिल्क है, इसमें वसा 3.0% तक होगी। और अन्य चीजें परिष्कृत है या टोन मिल्क जो है इसमें अन्य चीजें होंगी 8.5%। इसमें पौष्टिक मूल्य इसका क्या होगा, इसका पौष्टिक मूल्य अच्छा होगा। तो ये जो परिष्कृत दूध है इसका पौष्टिक मूल्य गाय के दूध के समान होगा, गाय के दूध के समान होगा इसका। और परिष्कृत दूध जो है इसे बनाने के लिए आपका भैंस प्लस वसा रहित दूध, ये दोनों चीजें मिलाई जाती हैं, उसके बाद में इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है डबल टोन मिल्क, जिसमें कि वसा की मात्रा आपकी 1.0% होती है। नेक्स्ट है खमीरीकृत दूध, जो कि सुपाच्य दूध होता है और इसका निर्माण हम जो छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन्हें प्रवेश करवा के या फिर अन्य प्रोसेस के द्वारा दूध को फाड़ा जाता है और उसके द्वारा इसे बनाया जाता है। तो खमीरीकृत को जानने से पहले हम वाष्पीकृत दूध है उसे जानते हैं। वाष्पीकृत दूध का मतलब होता है वाष्प को उड़ा देना। इसको बनाने के लिए इसे 240 से 250 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। 240 से 250 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और तुरंत ही इसे ठंडा कर लिया जाता है, जिससे कि इसका निर्माण होता है। तुरंत ही इसे क्या किया जाता है, ठंडा। आपने दूध की थैली पे लिखा हुआ देखा होगा कई बार कि वाष्पीकृत दूध है ये, या ये पार्श्वीकृत दूध है, तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ होता है, अगर आपने इस पर गौर किया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गाढ़ा मिल्क, जिसको हम कंडेंस मिल्क भी कहेंगे। कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क जो होता है, आपने अगर मिठाई वगैरह बनाई होगी तो वहां पर इसका उपयोग किया हुआ होगा। कंडेंस मिल्क जो होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध होगा। आपने कई बार दूध भी अलग अलग होते हैं, मतलब आप अगर बाजार से अमूल का दूध खरीद कर लाते हैं और अगर आपका दूध जो गाय का दूध ले रहे हैं अगर आप, तो दोनों में डिफरेंस होगा। गाय का दूध पतला होता है, वहीं पर आपका जो अमूल का मिल्क है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो ये जो गाढ़ा दूध या कंडेंस मिल्क होता है, इसको ताप के द्वारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा किया जाता है और गाढ़ा करने के बाद में इसमें 40% चीनी को मिलाया जाता है। चीनी इसमें 40% तक जो है इसमें चीनी को मिला दिया जाता है। और चीनी इसलिए मिलाई जाती है ताकि ये खराब होने से बच सके। हम सभी जानते हैं, हम जब भी दूध को प्रिजर्व जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व करने की बात आती है तो नमक है, तेल है, चीनी है, इसके अलावा उसे सुखाकर किया जाता है। इस तरह से हम दूध जो भी पौष्टिक पदार्थ हैं उन्हें हम किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, इन्हीं तरह से। तो कंडेंस मिल्क भी एक तरीका है दूध को प्रिजर्व करने का। कंडेंस मिल्क जो है इसमें 40% तक चीनी होगी और ये गाढ़ा होता है और क्योंकि इसे तेज आंच पर इसे पकाया जाता है काफी देर तक, तो इसमें पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं। पौष्टिक तत्व, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम इसे ताप के द्वारा पकाएंगे तो क्या होगा, वो जो पौष्टिक तत्व है खत्म हो जाएंगे और इसमें कुछ ऐसे भी तत्व है जैसे कुछ विटामिन होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं,
तो वो ताप के द्वारा उड़ते जाते हैं, तो इसमें जो पौष्टिक मूल्य है इसका कम होता है, परंतु ये पार्श्व इसको प्रिजर्व करने का दूध को अच्छा तरीका है। ये जो है बाजार में आपको किस टीन के डिब्बे में आप अवेलेबल हो जाता है आसानी से, और इसमें चीनी की मात्रा कितनी रहेगी आपकी 40%। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कंडेंस मिल्क में चीनी की मात्रा कितनी होती है 40%। नेक्स्ट हमने एक मिल्क का टाइप जो है खमीरीकृत दूध है उसे छोड़ दिया था, तो ये देख लेते हैं खमीरीकृत दूध। खमीरीकृत दूध जो है आपका कैसे बनाया जाता है, दो तरीके से, कल्चर मिल्क, और एक तो आपका कल्चर मिल्क होगा और एक आपका फर्मेंटेड मिल्क होगा। कल्चर मिल्क जो होता है इसमें जीवाणु को प्रवेश कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जीवाणु का प्रवेश करवाया जाता है और उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। वहीं पर जो फर्मेंटेड मिल्क है इसमें जो आपका दूध है या दही होता है उसमें से जो क्रीम है वो निकाली जाती है, और जो नीचे का पानी बचा होता है उसे हम फर्मेंटेड बोलते हैं। तो हमने सारे टाइप देख लिए हैं दूध के कि कितने टाइप के होते हैं। अब हम जानते हैं दूध में कौन कौन से पौष्टिक मूल्य कैसे होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं, उसके बारे में एक बार और जान लेते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कितने पौष्टिक तत्व होते हैं दूध के अंदर। दूध का कंपोजिशन हमने जाना था कि इसमें कितने आपके पौष्टिक तत्व होते हैं। तो इसके अलावा प्रोटीन कौन सा होगा इसमें, तो दूध में जो है कैसिन प्रोटीन होता है, इसे हम फास्फोप्रोटीन भी कहते हैं। और ये जो कैसिन प्रोटीन है ये 3 टाइप का होगा आपका, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा और साथ ही ये जो कैसिन प्रोटीन होता है ये जल में अघुलनशील होता है। साथ ही दूध में ल्यूसिन और लाइसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। कैसिन प्रोटीन और ल्यूसिन लाइसिन ये प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ल्यूसिन लाइसिन हमने देखा था कौन से प्रोटीन थे, आवश्यक प्रोटीन थे। तो हमने क्या देखा, प्रोटीन के दूध के अंदर प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन कितने टाइप का होता है, कैसिन प्रोटीन अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार का होता है। और जो आपका कैसिन प्रोटीन है इसको फास्फोप्रोटीन भी कहते हैं, ये जल में अघुलनशील होता है। साथ ही दूध का जो बायोलॉजिकल वैल्यू होता है, बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है जब हम कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो उसका डाइजेशन हो गया है, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे शरीर को वो कितना लग रहा है, हमारे जो छोटे सेल्स जो हमारे शरीर में हम जानते हैं सेल्स होते हैं, इन सेल्स को कितना पौष्टिक मूल्य मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो दूध का जो बायोलॉजिकल मूल्य होता है वो आपका 90% होता है। और हमने इस बात पर पहले भी प्रोटीन की जो चैप्टर है उसमें डिस्कस किया था कि जो जानत्व फूड होते हैं, जो जानत्व प्रोटीन होते हैं, उनका बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छा होता है क्योंकि इसमें सारे एमिनो अम्ल होते हैं। दूसरा, वो एमिनो अम्ल हमारे शरीर द्वारा पूरे ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो दूध का जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 90% होगा। नेक्स्ट हम जानते हैं प्रोटीन कितने टाइप होते हैं। प्रोटीन हम जानते हैं प्रोटीन 2 तरह के, वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो दूध में जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं आपके अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन है, नेक्स्ट आपका सीरम एल्ब्यूमिन और पेप्टोन्स और प्रोटियोन्स। सीरम जो है मेनली हमारी त्वचा के लिए यूजफुल होता है। कई बार आपने देखा भी होगा जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर सीरम भी पाया जाता है जो कि हमारी त्वचा को ग्लो करने में जरूरी होता है। और इसमें आपको ये चीजें याद रखनी है, इसमें जो दूध में वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है, सीरम एल्ब्यूमिन होता है, साथ ही पेप्टोन्स और प्रोटियोन्स होते हैं। और इनसॉल्युबल में आपका एक ही होगा कैसिन प्रोटीन, जो कि कितने टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। कितने टाइप के, अल्फा बीटा गामा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दूध से जो दही बनता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें होता है लैक्टोबैसिलस की वजह से ही ये जीवाणु है जो जिसकी वजह से दूध का जो फटने का कार्य होता है, दूध में जीवाणु उत्पन्न होता है और उससे दूध फट जाता है और दूध आपका जो है दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं कार्बोज के बारे में कि दूध में कितने टाइप के और कौन कौन से कार्बोज है कितनी मात्रा में। थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज दूध का चैप्टर कंप्लीट करना है हमें पूरा। कार्बोज तो जो कार्बोज है माँ के दूध में, कार्बोज जो है वो आपका 4 से 4.7% होता है। इसमें शर्करा कौन सी होती है, इसमें लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। साथ ही हम जान चुके हैं कि दही को जमाने के लिए कौन जरूरी होता है, लैक्टोबैसिलस। और ये क्वेश्चन पूछा आपका कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से लिख लें और फिर इसे रिवाइज करें। तो दूध में जो कार्बोज है वो कौन सा होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोबैसिलस जो है दही जमाने में काम आता है। माँ के दूध में जो शर्करा है वो 4.7% होती है। और जो दूध का पाचन है, दूध का पाचन जो है थोड़ा देरी से होगा आपका, देरी से क्यों होगा, क्योंकि दूध जो है इसकी संरचना कठिन होती है, इसी वजह से ये दूध जो है देरी में पचता है। हमारी आंतों में ये दूध काफ़ी देर तक रखा रहता है और ये हमारे लिए अच्छा रहता है। दूध काफ़ी देर में पचता है, इसी वजह से हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि इसी वजह से जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, उन्हें हमें दूध सुबह के समय ना देकर रात के समय देना चाहिए, क्योंकि जो दूध हम जानते हैं देर में पचेगा और दूध को पचाने के लिए जितनी भी एनर्जी है वो उसी में लग जाएगी। बच्चा जो है बाकी कार्यों में सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाएगा। इसी वजह से दूध जो है हमें बच्चों को सुबह के समय ना देकर शाम को या रात को देना चाहिए। वसा के बारे में बात कर लेते हैं कि दूध में वसा कौन सी और कितनी होती है। वसा यानी फैट। तो भैंस के दूध में वसा ज़्यादा होगी, गाय के दूध में कम होगी, ये हम सभी जानते हैं। और जो वसा है इसके अंदर ब्यूटेरिक एसिड, इसके अंदर क्या होता है, ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। और साथ ही जो वसा है कितने तरह की होती है, संतृप्त और असंतृप्त। जो वसा के चैप्टर है उसमें हम जानेंगे संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। अभी यहाँ पर ये जान लें कि असंतृप्त और संतृप्त यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो आप एक चीज मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे शरीर के लिए असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड वसा अच्छी रहती है कि सैचुरेटेड वसा अच्छी रहती है। तो आप ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूध के अंदर सैचुरेटेड वसा 37% होती है। दूध में जो अनसैचुरेटेड वसा होती है, फैट होता है, वो 37% होता है। और संतृप्त यानी सैचुरेटेड जो है वो 67% तक होता है। मिनरल जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कम होता है और ना के बराबर, मतलब कोई भी दूध हो, चाहे वो माँ का दूध हो या किसी दुधारू जानवर का दूध हो, उनमें सभी में मिनरल्स नहीं होता है। फिर भी जितना भी होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें जो मात्रा है मिनरल्स की वो 0.7% तक होती है। आपका कैल्शियम, मिनरल में आपका कैल्शियम और फास्फोरस तो होता है, फास्फोरस। तो दूध में क्या होगा, आपका कैल्शियम फास्फोरस होगा, लेकिन आपके दूध के अंदर लोहा नहीं होगा और अगर होगा भी तो बहुत ही कम मात्रा में होगा। लोहे के साथ साथ हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लोहे को डाइजेशन के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। तो लोहे के साथ साथ दूध के अंदर विटामिन सी भी नहीं पाया जाता। तो क्या हमने जाना, हमने देखा खनिज लवण कौन सा पाया जाता है। दूध में खनिज लवण कैल्शियम और फास्फोरस होता है और जो मात्रा होती है वो 0.7% होती है। जो लवण यानी जो मिनरल नहीं पाया जाता है वो लोहा नहीं पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी भी दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। आया हुआ है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लें। पाश्चुरीकरण मतलब आपने दूध पर लिखा हुआ भी देखा होगा, पाश्चुरीकृत दूध है ये। तो ये क्या होता है इसके बारे में तो हमने जान लिया कि दूध को क्या किया जाता है, 240 से 250 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। 1 मिनट के लिए उसे ठंडा करके उसे रखा जाता है। इससे ये क्यों किया जाता है, ये आपके
जो जीवाणु होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है? इन जीवाणुओं को खत्म करने के लिए। क्योंकि हमने पिछला जो क्लास है उसमें देखा था कि कौन कौन से होते हैं इसमें आपका कई तरह के, जैसे कि ई कोलाई है, ये अलग अलग तरह के इसमें कई सारे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और खराब भी। तो इन खराब बैक्टीरिया, इन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पार्श्वीकरण की प्रक्रिया की जाती है। अब बात आती है ये पार्श्वीकरण किस तरह से किया जाता है। तो ये दो तरह से किया जाता है आपका होल्डर विधि के द्वारा इसमें आपका 63 से 67 सेंटीग्रेड तक वसा जो ताप है उसे रखा जाता है सेंटीग्रेड। 63 से 67 तक जो है इसका ताप रखा जाता है और उस तरह से उसे गर्म किया जाता है। इसके बाद में आपका आता है HTLT या फिर इसे HTST भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? H का मतलब आपका हो गया होल्डर टेम्परेचर। L का मतलब होता है आपका, तो दूध से कई सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि क्रीम है, आपका घी है, पनीर है, दही है। तो दही को बनाने का प्रोसेस जो है बुल्गारिया के द्वारा किया गया था। दूध को जो इसमें ताप होता है वो 82 से 85% होता है, 82 से 85 सेंटीग्रेड तक होता है। दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस, आपका स्ट्रेप्टोकोकस और थर्मोफिल्स जो है जीवाणु काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा दूध के द्वारा पनीर बनाया जाता है और आपका जो पनीर है इसमें विटामिन ए जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पनीर में आपका कैसेइन प्रोटीन जो है अच्छी मात्रा में होता है। घी के अंदर विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। पनीर बनाने के लिए दूध में थोड़ा सा हम सिरका डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं और फिर उसको थोड़ी देर रखते हैं, चलाते हैं, तो उसमें एक थक्का सा बन जाता है, वही आपका पनीर होता है। उसको धो के एक कपड़े में अच्छे से टाइटली बांध के रख देते हैं। उसके बाद में जब उसमें से जितना भी पानी है निकल जाएगा और फिर हम उसे काट कर रख लेते हैं। तो पनीर भी कई तरह से बनाया जाता है। आपका सोयाबीन से जो पनीर बनाया जाता है उसे टोफू कहते हैं। और घी को बनाने के लिए जो आपकी मलाई होती है उसे हम चला लेते हैं मिक्सी में या फिर हाथ से ही बिलो लेते हैं इस तरह से, तो वसा ऊपर आ जाती है। इस वसा को गर्म करके जो चीज़ बन जाती है वो आपका क्या होता है? घी होता है। और घी में विटामिन ए जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दो तरह का होता है, कॉटेज और मलाई पनीर। कॉटेज पनीर जो होता है थोड़ा सा टाइट होता है और ये सब्जी वगैरह में काम में लिया जाता है। वहीं पर मलाई पनीर जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये महंगा भी होता है और इसे खाने में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा केक वगैरह बनाने में भी काम में लिया जाता है। बाद में हम बात करते हैं फिलोजिनोराइजेशन। इसके अंदर दूध को बहुत ज़्यादा महीन छन्नी में छाना जाता है दबा कर। इससे वसा के बड़े बड़े कण जो हैं टूट जाते हैं और ये छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है और सुपाच्य बन जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्लास है अच्छे से समझ में आई है और साथ ही आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। कल हम बात करेंगे वसा यानी फैट के बारे में, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और आज इतना ही। कल बात करेंगे हम वसा के बारे में। थैंक यू सो मच।